नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5, क्लास 9 का अध्याय 5, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, देखिए यहाँ से यानी अध्याय 5 से लेकर ठीक है लगभग 5, 6, 7, 8 यहाँ तक हम लोग इसमें जो है 9 क्लास में आधा चैप्टर लगभग आपका ज्यामिति ही है। ठीक है, तो ये पहला ज्यामिति का चैप्टर है अध्याय 5, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, देखिए बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को ये चैप्टर उतना पसंद नहीं होता, थोड़ा कठिन लगता है बच्चों को। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप इसको अच्छा से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको ये चैप्टर। ठीक है, आप चैप्टर देख के डरना नहीं है, आप उसको पढ़िए और समझिए। बहुत ही आसान चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसकी कुछ भूमिका है। 5.1 भूमिका बोलते शब्द ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिट्रिन से मिलकर बना है। ठीक है, जो तो ज्यामिति शब्द है ये यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिट्रिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी यानी भूमि या जमीन बोल सकते हैं। ठीक है, और मिट्रिन का अर्थ है मापना। मिट्रिन मतलब मापना। ठीक है, यानी भूमि या जमीन को मापना ज्यामिति का अर्थ है। बोलते इससे प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ। यानी ज्यामिति का जो उद्गम हुआ, इसका जो खोज हुआ ज्यामिति नाम का, तो ये भूमि को मापने की जब आवश्यकता पड़ी हम लोगों को या हमारे पूर्वजों को आज से हजारों लाखों साल पहले, ठीक है, तो उस समय ठीक है उस समय जो आवश्यकता पड़ी तो इससे ही ज्यामिति का क्या हुआ, उद्गम हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि की खुदाइयों से यह पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3000 ईस्वी पूर्व, मतलब जब से ईस्वी गिनती शुरू हुआ, जैसे 1, 2, 3, 4 अभी 2023 चलता है, तो एक जहाँ से चालू है ना उससे 3000 साल और पीछे, ठीक है, ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। यानी उस समय भी जब हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो का सभ्यता हमारे देश में था, ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उस समय भी ज्यामिति का प्रयोग होता था, लेकिन उस समय इसको ज्यामिति के नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, बोलते वह एक उच्च कोटि की संगठित समाज थी। शहर अत्यधिक रूप से विकसित थे और बड़े योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किए गए थे। अब देखिए उसमें भी रोड घाट या फिर घर द्वार जो बनाए गए थे बड़े योजना से बनाया जाता था। तो योजना का मतलब क्या, एक निश्चित माप बनाया जाता था कि इस तरह से घर बनाया जाए, इस तरह से बनाया, सड़कें बनाई जाती थी, समांतर सड़कें होती थी सीधी सीधी, ठीक है, नली बनाया जाता था, ठीक, घर या अनेक घर में कमरे बनाए जाते थे इस प्रकार से। तो इस तरह से होती थी। देखिए उस समय यहाँ पे लिखा हुआ है इन ईंटों, उस समय जो ईंट का निर्माण किया जाता है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 होता था। उस समय भी ईंट का एक निश्चित माप हुआ करता था। प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। यानी उस समय भी एक ग्रंथ था सुलभा सूत्र, ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण था। यानी उस समय भी ज्यामिति रचना की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, लेकिन इसको कुछ भिन्न नाम से जाना जाता था। उस समय भी त्रिभुज हो गया, वृत्ताकार हो गया ना, है ना, इस तरह से पूजा का स्थल हो गया, या फिर जो घर बनता था या हवन कुंड बनता था, इस तरह से उस समय भी ज्यामिति का प्रयोग किया जाता था। यानी माप का प्रयोग उस समय भी होता था। ठीक है, चलिए देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बिंदु है, कुछ परिभाषा है, छोटी छोटी परिभाषा है। ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी है। आप इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते भी हैं इसके बारे में बहुत कुछ, और कुछ नहीं भी जानते होंगे शायद, या फिर जानते भी हैं, फिर भी आप इसको देख लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, देखिए कुछ जैसे यहाँ पे कुछ परिभाषा है छोटी छोटी, जैसे बिंदु क्या है, ठीक है, बिंदु बोलता है वह आकृति जिसमें ना मोटाई हो, ना चौड़ाई हो और ना लंबाई हो, बिंदु कहलाती है। यानी बिंदु जो होता है, जैसे यहाँ पे कलम लेके टिप दिए ना, ये हो गया बिंदु आपका, ना इसका कोई मोटाई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक दाग इस तरह से हम टिप देंगे, हो गया वो बिंदु हो गया। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, बिंदु का। अब देखिए वृत्त की तरह भी ना गोल है, लेकिन इसका त्रिज्या नहीं है, एकदम शून्य त्रिज्या, बहुत छोटा है, इतना छोटा कि इसका त्रिज्या ही नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, बिंदु कहलाती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वह आकृति जिसमें ना मोटाई हो, ना चौड़ाई हो, ना लंबाई हो, बिंदु कहलाती है। ठीक है, यानी कलम को लेकर यदि हम ऐसे टिप देंगे तो जो दाग लगेगा वहां पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिंदु।
अब देखिए दूसरा है आपका रेखा। तो रेखा किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो नई आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ है आपके पास, इस तरह से कोई समतल पृष्ठ है आपके पास। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरह से इसमें दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ पे, दोनों को यदि हम ऐसे मिला देंगे तो ये जो लंबाई बना इस तरह से, इसी को बोलते हैं हम लोग रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेखा होते हैं। बोलते रेखा की मोटाई और चौड़ाई नहीं होती, इसमें देखिए मोटाई नहीं होता है और चौड़ाई भी नहीं होता है। ठीक है, इसकी सिर्फ लंबाई होती है। इसकी क्या होती है? सिर्फ लंबाई होती है, मोटाई चौड़ाई इसकी नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो नई आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। रेखा की मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, इसकी सिर्फ लंबाई होती है। ठीक है, रेखा की ऐसे खींच दी, ये रेखा हो गया आपका। ठीक है, ऐसे खींच देंगे, ये क्या हो गया आपका? रेखा हो गया। इसकी मोटाई नहीं है, चौड़ाई भी नहीं, इसका सिर्फ क्या होता है? लंबाई होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रेखा। अब देखिए सीधी रेखा। कौन रेखा? सीधी रेखा, स्ट्रेंथ लाइन। मतलब ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित हो, यानी जो स्वयं पर क्या हो? बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित, एकदम सीधा हो। क्या हो? सीधा हो। सीधी रेखा मतलब इस तरह से हो, एकदम सीधा हो। क्या हो? सीधा हो, और बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ इस तरह से जाए। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सीधी रेखा कि बहुत सारा बिंदु मिलके एक रेखा का निर्माण करता है इस तरह से। ठीक है, यानी ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित हो उसको क्या बोलते हैं? सीधी रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसका देखिए पृष्ठ, पृष्ठ को समझिए। ठीक है, पृष्ठ कि पृष्ठ क्या है? पृष्ठ यानी सरफेस, वह जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती है, यानी वह जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है क्या कहलाती है? पृष्ठ कहलाती है। ठीक है, यानी एक ऐसा जगह हो जिसका सिर्फ लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई नहीं हो। जैसे मान लीजिए ये देखिए। ठीक है, इसका क्या है? सिर्फ क्या है? ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, या जो बोलिए आप इसको। ठीक है, ये लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो इसका क्या ऊंचाई है? ऊंचाई नहीं है, कुछ भी ऊंचाई नहीं है, एकदम पतला है। ऊंचाई है क्या इसका? देखिए तो नहीं है ना। इसका लंबाई चौड़ाई, इसी को बोलेंगे हम लोग पृष्ठ। क्या बोलेंगे इसको? पृष्ठ कहेंगे, जिसका लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन ऊंचाई नहीं हो। ठीक है, अब जैसे इसको देखिए, अब ये जो है यहाँ पे देखिए, इसका ये हो गया लंबाई, ये चौड़ाई, ये हो गया आपका ऊंचाई। इटो हुआ ना ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया आपका, तो इसको हम पृष्ठ नहीं बोलेंगे। ठीक, फिर इटो भाग को पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरा ठो को पृष्ठ नहीं कहेंगे आप, क्योंकि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। ठीक है, ये पृष्ठ नहीं हो, तो ये आपका हो गया पृष्ठ। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, तो ये हो गया आपका पृष्ठ। ठीक है, चलिए उसके बाद एक किनारा। किनारा एज, किनारा इसको एज बोलते हैं। बोलते पृष्ठ की रेखाएं किनारा कहलाता है। जैसे देखिए ये जो जैसे पृष्ठ है, ठीक है, तो इसका जो ये लंबाई है ना, ये भाग हो गया, जैसे ये भाग हो गया, इसी को बोलते हैं किनारा। जैसे मान लीजिए ये डब्बा है। ठीक है, तो इस डब्बा का ये सब भाग हो गया ना, ये हो गया किनारा, ये भी आपका किनारा है, ये भी आपका किनारा, ये भी आपका किनारा, ये भी आपका किनारा है। ठीक है, ये सब को बोलते हैं किनारा, बोलते हैं सबको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है समतल पृष्ठ। कौन पृष्ठ? समतल पृष्ठ, यानी प्लेन सरफेस। ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित हो, यानी ऐसा पृष्ठ जो क्या हो? ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित हो। जैसे मान लीजिए ये है, तो यही आपका समतल पृष्ठ, एकदम सीधी रेखा। देखिए सीधा रेखा, इधर से भी सीधा, इधर से भी सीधा, इधर से भी सीधा, एकदम प्लेन है ना, प्लेन। इस तरह से प्लेन होना चाहिए, इसी को बोलते हैं समतल पृष्ठ। एकदम प्लेन हो और एक पृष्ठ की तरह हो, सीधी रेखाओं के साथ घिरा हुआ हो, इसी को बोलते हैं हम लोग समतल पृष्ठ। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा है आपका तल, यानी प्लेन। तल, तल का मतलब होता है ये भाग ऊपर पर। जैसे ये जैसे मान लीजिए डब्बा है, तो ये हो गया आपका एक तल, इधर दूसरा तल हो गया, ये हो गया आपका तीसरा तल। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा तल, ये भी एक तल है, ये भी एक तल है। ठीक है, ये सब को बोलते हैं आपका तल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तल। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस। क्या है? ठोस। ठोस यानी सॉलिड, बोलते जिसकी आकार हो, माप और स्थिति हो, यानी आकार भी हो, उसका माप भी हो, स्थिति भी यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो। ठीक है, तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता हो, यानी कोई चीज हो जिसका आकार एक निश्चित आकार हो। जैसे मान लीजिए ये रबर है, ये रबर है, इसका भी तो एक आकार है ना। इसका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान हम लेके जा सकते हैं।
तो इसी को बोलते हैं ठोस। ठीक है, इसका एक आकार है कि नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा सकते हैं। या एक कलम है, इसका भी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है कि नहीं, ये भी एक क्या है, ठोस है। ठीक है, ये डब्बा भी क्या है, एक ठोस है। ये सब क्या है, ठोस है। ठीक है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, जिसका आकार हो, माप हो, लंबाई चौड़ाई हो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ठोस। उसके बाद देखिए एक आता है बीमा। क्या आता है, बीमा। ठीक है, बीमा का मतलब होता है जैसे ये डब्बा है। ठीक है, ये जो डब्बा है इसका जो ये भाग होता है ना, ये सब को बोलते हैं बीमा। बीमा यानी भुजा, बीमा मतलब भुजा। ये सब जैसे ये हो गया एक बीमा, ये भी एक बीमा हो गया, ये भी एक बीमा हो गया, ये भी एक बीमा है, ये भी एक बीमा है, ये भी एक बीमा, ये सब को बोलते हैं बीमा। इसको किनारा भी बोल सकते हैं, डायमेंशनल। उसका देखिए नेक्स्ट है आपका वक्र। क्या है, वक्र यानी कर्व। किसी ठोस के पृष्ठ की परिसीमाएं वक्र कहलाती है। वक्र का मतलब होता है कोई ठोस है, उसके पृष्ठ की जो परिसीमा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो कोई ठोस है उसका जो लंबाई चौड़ाई है उसी को बोलते हैं वक्र। जैसे मान लीजिए ये डब्बा है, ये डब्बा जो बना है देखिए ऐसे है, फिर ऐसे, ऐसे है ना, ऐसे आया, ऐसे गया, तो ये यही रेखा हो गया आपका वक्र। ठीक है, या फिर ये है, ये आपका पृष्ठ है, ये पृष्ठ देखिए तो इससे घिरा हुआ है ना, इससे ऐसे लंबाई, फिर यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ मुड़, इसी को हम लोग बोलेंगे वक्र। या फिर वक्र को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई कर्व रेखा, कोई रेखा हो लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी हो। क्या हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, यानी सीधी रेखा हो तो वो रेखा, ऐसे यदि सीधा है तो इसको रेखा बोलेंगे, और यही चीज यदि ऐसे जाए तो उसको बोलेंगे वक्र। ठीक है, चलिए ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जिसको हम लोग इसको जानना जरूरी था इस चैप्टर में, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एक मिस्र का एक गणितज्ञ था, बहुत बड़ा गणितज्ञ था, जिनका नाम यूक्लिड था। तो इन्होंने इस चैप्टर में यानी यूक्लिड ज्यामिति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इनका कुछ भाग यहाँ पे है। बोलता है यूक्लिड ने कुछ ज्यामितीय गुणों को जो सर्वव्यापी सत्य हो, ठीक है, को दो वर्गों में विभाजित किया। यानी सर्वव्यापी सत्य का मतलब ऐसा सत्य जो हमेशा सत्य होता है, जैसे मृत्यु, मौत, वो तो सत्य है, सबको होगा, मौत होगा ही। जैसे 2 जोड़ 2 कितना होगा, 4, ये भी सत्य है, सर्वव्यापी सत्य होगा ना। 2 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 जोड़ 2 कितना होगा, 4, ये सर्वव्यापी सत्य है। जैसे इंसान जो जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, ये भी सर्वव्यापी सत्य है। इस तरह से, तो इस तरह क्या बोला है कि 2 वर्गों में विभाजित किया गया, ज्यामितीय गुणों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो सर्वव्यापी सत्य है। जैसे एक को रखा है अभिगृहित में और एक रखा है अभिधारणा में। ठीक है, अभिगृहित और अभिधारणा। ठीक है, तो दोनों को देखिए परिभाषित करते हैं हम लोग। बोलते हैं नंबर 1 में है अभिगृहित। क्या है, अभिगृहित। अभिगृहित बोलते हैं ऐसे सत्य जो गणित के सभी भागों में प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी ऐसा सत्य जो गणित के सभी भागों में प्रयोग किया जा सकता है उसको बोलते हैं अभिगृहित। ठीक है, और अभिधारणाएं ऐसे सत्य जो विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित हो। अभिधारणा यानी जो अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अभिधारणा। ठीक है, तो अभिधारणा विशेष रूप से जो ज्यामिति में से संबंधित हो उसको बोलते हैं अभिधारणा। और अभिगृहित जो गणित के सभी भागों में प्रयोग किए जा सकते हैं उसको बोलते हैं अभिगृहित। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यूक्लिड ने कुछ अभिगृहित और कुछ अभिधारणाएं हमारे किताब में स्पष्ट की है। तो हम लोग उसके कुछ अभिगृहित और अभिधारणाओं को जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यूक्लिड के कुछ अभिगृहित। यूक्लिड ने कुछ अभिगृहित को दिया है। ठीक है, को बिना उसके द्वारा दिए क्रम के नीचे दिया जा रहा है, यानी कुछ क्रम में उसके कुछ अभिगृहितों को दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं और जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। यानी वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वे एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है। क्या है, ये वृत्त है, यहाँ बना, ये वृत्त है और ये भी वृत्त है। ठीक है, और ये भी वृत्त है। मान लीजिए ये वृत्त इसके बराबर है और ये वृत्त इसके बराबर है, यानी ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होता है। यानी ये नंबर 1 और ये नंबर 2, यानी 1 नंबर भी इसके बराबर है, ये 2 नंबर भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है। अब देखिए दूसरा बिंदु कहता है
कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, यानी बराबर संख्या को, ठीक है, बराबर संख्या में जोड़ा जाए। जैसे बराबरों को, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 3, ठीक है, ये दोनों बराबर है। इसमें यदि कोई बराबर संख्या जोड़ा जाए, मान लीजिए इसमें 5 जोड़ते हैं, इसमें भी 5 जोड़ते, ये दोनों बराबर है। बराबरों को, ये दोनों बराबर को एक बराबर संख्या में जोड़ दिया, यानी 3 में 5 जोड़े, यहाँ भी 3 में 5 जोड़ते। यहाँ देखिए तो 5 3 8, यहाँ भी 5 3 8, यानी हमको क्या मिलेगा, जो जोड़ मिलेगा, पूर्ण संख्या जो मिलेगा वो भी एक दूसरे के बराबर होगा ना। तो बराबर को बराबर में जोड़े तो बराबर को बराबर में ही जोड़े तो क्या मिला, हमको दोनों तरफ बराबर मिल गया, ठीक है। फिर तीसरा बिंदु कहते हैं यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होता है। अब देखो बराबरों को बराबरों से घटाया जाए, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 3, दोनों बराबर है, ये दोनों को एक बराबर संख्या से घटाइए। मान लीजिए 9 से घटाते हैं इसको भी, बराबर संख्या, ये 9 9 बराबर है, बराबर से ही दोनों को, ई बराबर को घटा दिए, तीनों बराबर है, 3 3 बराबर, 9 9 बराबर है। ये दोनों बराबर को ये दोनों बराबर से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6, तो हमको क्या मिला, बराबर संख्या मिला, ठीक है। तो यानी बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब एकदम सेम टू सेम एक दूसरे के बराबर। मान लीजिए कोई एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, और ये जो वर्ग है एक दूसरा वर्ग है जो एकदम ठीक इसके बराबर, इसके ऊपर में चढ़ा हुआ, इसके ऊपर में चढ़ा हुआ, तो इस वर्ग को यहाँ से उठा के यदि हम यहाँ रखें, ठीक है, यहाँ पे रखें, ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक दूसरे के संपाती, संपाती का मतलब मान लीजिए यहाँ पे 2 ठो वर्ग है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर में चढ़ा दिए हैं, एकदम बराबर है, तो उठा के यदि यहाँ रखेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बोलता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ये घर है, ये वर्ग है, मान लीजिए इसको हम 4 भाग में बांट दिए। अब देखिए ये पूर्ण हो गया, ये पूरा वर्ग हो गया। अब इसका एक हिस्सा ये है, इसको यदि हम काट के निकाल लें, इसको यदि हम काट के निकाल लें, ये हिस्सा को यहाँ काट के निकाल लें, तो ये जो पूरा ठो है ये पूरा हमेशा इससे बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा हमेशा। यानी मान लीजिए जैसे ये कलम है, क्या है ये कलम, ये पूर्ण कलम है, ठीक है। तो अब ये जो क्लिप है ये कलम का एक भाग है, क्या है, इसका एक भाग है। तो ये जो भाग है ये पूर्ण है, ये पूर्ण यानी ये पूरा कलम, ये पूरा कलम इससे हमेशा बड़ा होगा, इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ये पूर्ण पूरा ठो इसका एक टुकड़ा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, एकदम होगा बड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है कि एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, यानी एक ही वस्तु का दुगुना परस्पर बराबर होगा। जैसे देखिए तो 5 है, ठीक है, 5 का दुगुना, ठीक है, एक ही वस्तु का दुगुना, एक ही वस्तु का दुगुना, 5 का दुगुना, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं फिर 5 का दुगुना, तो ये दोनों क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दोनों भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। एक ही वस्तु का यदि दुगुना करेंगे हम तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर बोलता है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए आम है, क्या है, आम है, एक ही वस्तु का आधा, एक ही वस्तु का, तो आम को यदि हम आधा करेंगे तो ठीक आधा करेंगे तो आधा टो करके आम टुकड़ा टुकड़ा होगा कि नहीं, आधा आधा आम मिलेगा ना आपको। तो ये दोनों टुकड़ा एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, इसको यदि हम आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 5, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा ना। एक ही वस्तु का आधा यानी किसी एक वस्तु को 2 भाग करेंगे तो दोनों भाग एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां अभिकृत, ठीक है। अब देखिए इसमें यूक्लिड ने कुछ अभिधारणाएं भी दिया है, ठीक है, कुछ अभिधारणाएं भी दिया है। अब हम उसके अभिधारणाओं को समझेंगे। चलो देखते, देखिए यूक्लिड ने कुछ अभिधारणाएं भी दिया है। तो अभिधारणा देखिए, पहला अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एकदम सत्य बात है। तो बोलता है कि एक बिंदु है आपका, एक अन्य बिंदु है, तो ये दोनों से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। यही कहता है कि यानी दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। पहला बिंदु है, ये अभिधारणा पहला उसका एकदम सत्य है। दूसरा है मतलब दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी 2 बिंदु यदि है आपके पास,
तो इन दोनों बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, यानी एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी दो बिंदुओं में एक ही रेखा खींचे, दूसरा खींचेंगे यदि तो वो दूसरे तरफ चले जाएगा ना। तो दोनों बिंदु को यदि स्पर्श करे तो एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरा अभिधारणा है, बोलते एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी यदि कोई एक शांत रेखा आपके पास, मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है, तो इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाए, यानी इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं अनिश्चित रूप से, इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जानने का चीज है, इसको आप जानिए अच्छा से। यानी एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखा ये भी एक रेखा, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं अनिश्चित रूप से। ठीक है, अब देखिए तीसरा अभिधारणा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी किसी को यदि हम केंद्र मान लें, क्या मान लिए, केंद्र मान लें, और इसको मान लीजिए त्रिज्या मान लिए। ठीक है, इसको क्या मान लिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मान लिए, तो यहाँ से हम एक वृत्त खींच सकते हैं, एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए यहाँ इतना लंबाई का यदि हम घुमाएंगे तो एक ही जगह घूमेगा, बार 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 बार, तो एक ही वृत्त होगा। कितना वृत्त होगा, एक ही वृत्त होगा। यहाँ केंद्र है, ऐसे एक त्रिज्या लिए, ऐसे घुमाएंगे, यहाँ बैठाएंगे तो एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, अब फिर बोलता है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखिए जितना भी समकोण खींचेगा, समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, ऐसे खींचिए या ऐसे खींचिए ना, या फिर ऐसे खींचिए, ये सभी समकोण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो ये सभी क्या है, 90 डिग्री का ही होगा, यानी सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए पांचवा अभिधारणा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, दो समकोण से क्या हो, कम हो। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यदि दो रेखा आपके इसके इस तरह से आपके पास यदि दो रेखा है और एक रेखा उसको काट दे, एक रेखा उसको क्या कर दे, काट दे। ठीक है, तो और काटने के बाद इस रेखा की एक ही हो, बोलते यदि एक सीधी रेखा, एक ये सीधी रेखा है या फिर ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखाओं पर एक, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी, ये दोनों भी सीधी रेखा है, ये दोनों पर गिर गया, वो काट दिया। ठीक है, ये दोनों को क्या किया, काट दिया, गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण, यानी इस रेखा का एक ही और दोनों अंतःकोण, इधर का अंतःकोण ये दोनों या फिर इधर का ये दोनों। ठीक है, अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, यानी ये दोनों का योग मिलकर, दो समकोण का मतलब एक समकोण माने 90, एक समकोण मतलब 90, दो समकोण मतलब 90, 90 हो गया 180, यानी ये दोनों का योग यदि 180 से कम हो, क्या हो, 180 से कम हो। ठीक है, कम हो तो ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो, यानी जिस तरफ का योग 180 डिग्री से कम होगा उसी ओर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट। देखिए इधर ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 180 से कम हो जाएगा, इधर ये भी 90 से बड़ा, ये भी 90 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इधर बढ़ाएंगे इसको, यदि हम इधर यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो ये फैलते जाएगा। ठीक है, फैलते जाएगा, और इधर यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, काट देगा। और निश्चित रूप से बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को काट देगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये सीधी रेखा दो रेखाओं को यदि काटे और जहाँ का अंतःकोण, जिस साइड का, इस साइड का अंतःकोण देखिए 180 से कम बनेगा, 90 से कम है दोनों। ठीक है, तो जिधर 180 डिग्री से कम बनता है उस साइड में यदि दोनों रेखा को बढ़ाया जाए तो दोनों एक दूसरे को काट देगा, और जिधर 180 से ज़्यादा होगा उधर ये और फैलते जाएगा। क्या होगा, और फैलते जाएगा। ठीक है, यही चीज़ को ये कहते हैं। इस प्रकार ये 5 अभिधारणा दिए हैं, तो पाँचों को हम लोग जान लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित चैप्टर को, बनाएंगे एक एक करके सभी हिसाब। चलिए बच्चों, अब हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 5.1 का। ठीक है, देखिए इसमें 5 हिसाब है। बोलते निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, यानी इन 5 में से सत्य असत्य आपको पहचानना है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग बोर्ड में बनाते हैं, वहाँ समझेंगे अच्छा से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एक बार पढ़ लेते हैं। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, पहला है। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं।
तीसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। और चौथा, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। पांचवा है, देखिए आकृति इतना में ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये आपको दिखाना है कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बोर्ड में बनाते हैं। चलिए प्रश्नावली देखिए 5.1 का पांचों हिसाब को उतार लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया प्रश्न 1 में सत्य असत्य आपको चुनना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि कोई एक बिंदु है आपके पास, ठीक है, तो बोल एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए तो ये बिंदु है, अब इधर से हम एक रेखा खींच दिए, इधर से एक रेखा खींच दिए, इधर से भी रेखा खींच सकते हैं, इधर से भी रेखा खींच सकते हैं, बिंदु है, ठीक है, इधर से भी रेखा खींच सकते हैं। अब देखिए कितना रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु इधर से भी खींच सकते हैं, एक बिंदु से लेकर होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये सत्य है कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ कहता है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो क्या होगी, ये गलत हो गया, ये असत्य हो गया ना। सत्य क्या है कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन ये कहता है कि एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो क्या हो गया, ये असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखिए आप, बोलता है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। बोलते हैं दो अलग अलग बिंदु है दो, ठीक है, तो बोलता है दोनों बिंदु से असंख्य रेखा, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, तो बोलता है दोनों बिंदु से होकर असंख्य रेखा। देखिए तो दोनों बिंदु से हम दोनों बिंदु को मिला के एक रेखा खींचते हैं, कितने रेखा हो, एक ही रेखा हो। अब यदि हम अलग से रेखा खींचेंगे तो या तो ये इधर चले जाएगा, या तो ये इधर चले जाएगा, या इधर से खींचेंगे तो इधर आ जाएगा। तो क्या ये रेखा ये रेखा ये रेखा ये दोनों बिंदु का स्पर्श कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो दो बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा होगा, सिर्फ सीधी रेखा खींचेंगे तो एक ही रेखा होगा। ये बोलता है असंख्य रेखा होगा, असंख्य मतलब बहुत सारा होगा। हम कहते हैं एक होगा, लेकिन ये कहता है बहुत सारा होगा, असंख्य होगा, तो क्या हो गया, ये असत्य हो गया। क्या हो गया, ये भी आपका असत्य हो गया। ठीक है, 2 नंबर भी असत्य है। चलिए नंबर 3 देखते हैं, पढ़िए नंबर 3 में क्या है, बोलते एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यानी कोई यदि एक रेखा है आपके पास, शांत रेखा है, चलिए मान लेते हैं एक रेखा है आपके पास, ठीक है, ये आपका शांत रेखा है, यहाँ से यहाँ तक ये शांत रेखा है। बोलते इस रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हम लोग अभी गणित में ही पढ़े थे, ठीक है, कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो इस रेखा को हम लोग देखिए इधर भी बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, इधर भी अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, यानी इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। यानी एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये सत्य है। ठीक है, क्या है ये सत्य, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया 3 नंबर। अब देखिए 4 नंबर में क्या कहता है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। अब देखिए यदि दो वृत्त बराबर है, एक वृत्त यहाँ पे है और एक वृत्त ये है, और दोनों वृत्त यदि एकदम बराबर है, दोनों वृत्त क्या है, थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, लेकिन बराबर है, दोनों वृत्त एकदम एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों का त्रिज्या भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे के समान होता है। ठीक है, यदि दोनों वृत्त बराबर है तो दोनों का त्रिज्या भी एक दूसरे के बराबर होगा, तो ये भी आपका क्या है, सत्य है। ठीक, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर में कहता है कि आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। अब देखिए तो यहाँ पे बोलते ए बी, ये रेखा पी क्यू इस रेखा के बराबर है, यानी ये रेखा बराबर है, और ये रेखा और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है, तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो तीनों यदि एक दूसरे के बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा ना। तीनों एक दूसरे के यदि बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या होगा, तीनों एक दूसरे के बराबर। तीनों यदि एक दूसरे के बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा, यानी ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, सत्य है। क्या हो जाएगा, ये सत्य है, ये आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग का 1 नंबर का, ठीक है, 1 नंबर का 5वां हिसाब हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर को। अब हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर में देखिए बोलता है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है।
वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चन है 2 नंबर में। बोलते हैं समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। इन 5 को परिभाषित करेंगे हम लोग और उदाहरण के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए देखिए प्रश्न 3 को परिभाषित करना है सभी को एक एक करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपका समांतर रेखाएं। ठीक है, देखिए इसको ऐसे ही लिख दिए, बोर्ड में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, आप समझ लेना आपको। ठीक है, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस, बोलते 2 रेखाओं का युग्म जिनके बीच की लंबवत दूरी सभी जगह एक समान होती है। यानी 2 रेखा ऐसा हो कि दोनों रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, एक समान हो। जैसे मान लीजिए 2 रेखा, एक एल एक एम लिए। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की दूरी जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा, उतना यहाँ भी होगा। यानी हर जगह पे दोनों रेखा के बीच की दूरी क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, जैसे रेलवे लाइन का, रेलवे का पटरी होता है ना, ये ट्रेन का पटरी जो होता है, जो सड़क होता है पटरी, देखिएगा आप कि यहाँ किशनगंज में या फिर हमारे देश का कोई भी जगह पे, दिल्ली में नापिएगा उतना ही दूरी मिलेगा, मुंबई में नापिएगा उतना ही दूरी मिलेगा, दोनों एकदम एक समान दूरी पर जाता है ना। इसी तरह की लाइन को बोलते हैं समांतर रेखा है। ठीक है, यानी ये दोनों रेखा है तो दोनों के बीच का दूरी हमेशा हर जगह पे क्या होगा, एक दूसरे के मैंने समान होगा हर जगह पे दूरी। तो इस तरह की 2 रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए आपका, दूसरा लंबवत रेखा है। क्या है, लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंबवत का मतलब, लंब का मतलब 90 डिग्री होता है, लंब मतलब 90 डिग्री। तो लंबवत रेखा बोलता है ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखा जो किसी क्षैतिज रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो। ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर या खड़ी, यानी इस तरह से खड़ा रहेगा, जैसे ऐसे खड़ा होगा तो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर या खड़ी, और क्षैतिज का मतलब ऐसे सुता हुआ। ठीक है, तो यानी एक खड़ी रेखा जो किसी क्षैतिज रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, लंब कहलाता है। जैसे देखिए मान लीजिए एक रेखा यहाँ पे ऐसे खींच दी एक रेखा को। ठीक है, और यहाँ पे यदि एक रेखा ऐसे हो, ये रेखा इस तरह का हो कि यहाँ का कोण आपका कितना हो, 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो हम बोलेंगे इसी रेखा को बोलेंगे लंबवत रेखा। यानी ये क्षैतिज रेखा पर ये जो खड़ी रेखा है, यानी दोनों रेखा, क्षैतिज रेखा और खड़ी रेखा जहाँ मिले, ठीक है, तो वहाँ का कोण 90 डिग्री हो, तो इस रेखा को बोलेंगे हम लोग लंबवत रेखा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब देखिए आपका तीसरा है रेखाखंड। क्या है तीसरा आपका, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। रेखाखंड बोलते हैं 2 और 2 बिंदुओं से बंद रेखा को रेखाखंड कहते हैं। 2 और 2 बिंदुओं से बंद रेखा को रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, एक बिंदु है, ऐसे हम खींचे, ऐसे तीर लगा दिए, तो ये आपका रेखाखंड नहीं हुआ, ये आपका हो गया किरण। क्या हो गया आपका, किरण। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसे दिए, ऐसे दोनों तरफ से तीर लगा दिए, तो ये आपका हो गया रेखा। क्या हो गया आपका, ये रेखा। ठीक है, लेकिन यदि हम ऐसे 2 बिंदु है और दोनों बिंदु से इसको हम ऐसे खींच देंगे, ठीक है, दोनों तरफ 2 बिंदु से बंद हो गया, तो इस तरह के इसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, ये हो गया आपका रेखाखंड, दोनों तरफ बंद रेखाखंड। एक तरफ बंद, एक तरफ तीर, किरण, दोनों तरफ तीर लगेगा, तो ये हो गया आपका रेखा। ये असीमित रूप से बढ़ेगा, ये रेखाखंड जो होता है ये बढ़ेगा नहीं, यहीं तक फिक्स हो गया। ठीक है, यानी रेखा का एक टुकड़ा है वो, जिसको रेखाखंड बोलते हैं। यानी किसी रेखा का एक टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं, या दोनों ओर से 2 बिंदु से बंद रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका वृत्त। क्या है आपका, वृत्त। वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस माने वृत्त और सर्किल मतलब होता है, नहीं, रेडियस मतलब त्रिज्या और सर्किल मतलब वृत्त। तो रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या। अब बोलते हैं वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए ये वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, नहीं मानना नहीं है, ये वृत्त ही है। ठीक है, ये वृत्त है और ये आपका केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से ये हो गया आपका परिधि। वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखा मिलता है, इसी को बोलते हैं क्या, त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा। अब देखिए पांचवा। चलिए देखिए ये पांचवा है आपका वर्ग, स्क्वायर। वर्ग माने स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, बोलते वर्ग। देखिए इसमें 4 भुजा होता है, 4 समान भुजा रेखाओं से बंद आकृति जिसका चारों कोण 90 डिग्री पर हो। यानी 4 रेखा से वो बंद हो और चारों रेखा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वर्ग करा। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से खींचे, ठीक है,
इसको जो खींचे, ये क्या हो गया आपका, चारों रेखा इसका क्या है, बराबर है। चारों रेखा क्या है, बराबर, और चारों कोण इसका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चारों कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी चार रेखा से घिरा हुआ हो, चारों रेखा क्या हो, बराबर हो, और चारों कोण क्या हो आपका, 90 डिग्री हो, तो इस तरह की आकृति को बोलते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, इस तरह की आकृति को वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया पांचों परिभाषा आपका 2 नंबर का। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर को। चलिए देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बोलता है नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। 2 अभिधारणा दिया हुआ है आपका, इन दोनों पर आपको विचार प्रकट करना है। ठीक है, बोलता है नंबर 1 में बोलता है 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित हो। ए और बी के बीच स्थित। अब देखिए यहाँ पे बोलता है आपको 2 बिंदु लेना है, ए और बी लेना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ले लेते हैं हम, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। ठीक है, 2 बिंदु हो गया। अब फिर बोलता है कि तीसरा बिंदु सी विद्यमान है, इसके बीच में तीसरा। अब देखिए तीसरा बिंदु सी, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं बिंदु सी। ठीक है, जरूरी नहीं है यहीं पे लेंगे हम, तीसरा बिंदु सी को यहाँ भी ले सकते हैं, तीसरा बिंदु सी को यहाँ, सी यहाँ भी ले सकते हैं, सी यहाँ भी ले सकते हैं, सी यहाँ भी ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं, चलिए ले सकते हैं। ये दोनों के बीच में होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है बीच में, यहाँ भी ये भी बीच है, ये भी बीच है, ये भी बीच है। ठीक है, तो बोलता है ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। अब देखिए ये बिंदु जो है ये दोनों के बीच स्थित है। ठीक है, ये दोनों के बीच स्थित है कि नहीं। अब मान लीजिए ये रेखा मिला दिए, इसको ए बी को मिला दिए। ठीक है, तो ये बी के बीच में ये तीनों ये बिंदु स्थित है। सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है। चलिए अब इसको अब 2 नंबर देखिए पहले आप, 1 नंबर का। 2 नंबर फिर बोलता है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कम से कम बोलता है 3 बिंदु, ए, ये हो गया आपका बी, चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, इस तरह से मिला दिया। ठीक है, अब बोलता है ये जो रेखा है, ये यहाँ कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है। ठीक है, कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, अब बोलता है तीनों बिंदु है, तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं है। मान लीजिए ये रेखा है, ए भी एक रेखा पर आ गया। अब मान लीजिए सी यहाँ पे है, तो रेखा पर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। सी को हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये रेखा में आ जाएगा। यहाँ है तो रेखा में नहीं है, यहाँ भी है तो ए भी रेखा में नहीं होगा, यहाँ भी है तो ए भी रेखा में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि है तो ए भी रेखा पर ही होगा सी। यहाँ कहता है कि ये तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं है, मतलब सी यहाँ पे है या तो यहाँ पे है, यहाँ नहीं है वो। ठीक है, इस तरह से। तो बोलता है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको लग रहा है ना ये क्या, कि ये एक दूसरे के विरोधी भी है। क्या है, विरोधी भी है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यदि वो एक सीधा में है तो हो सकता है कि तीनों एक ही रेखा पर हो, एक रेखा भी बना सकता है। अगर यदि वो बीच में है तब भी वो बीच में है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ए बी रेखा पर यदि सी नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं है, तो ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु एक रेखा पर हो सकती है। ठीक है, यदि एक सीधा हो। अगर तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं भी हो सकती है, यदि वो अलग अलग हो ना, तो इससे क्या होता है कि ए बी सी एक रेखा हो सकता है। यहाँ देखते हैं ए बी सी एक रेखा नहीं हो सकता है, तो एक दूसरे का क्या है, विरोधी है कि नहीं, विरोधी। एक दूसरे का क्या है, ये विरोधी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, समझ गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर को। तो देखते हैं हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में कहता है कि यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, यानी 2 बिंदु है ए और बी, वो दोनों के बीच में एक बिंदु है सी, ए और बी के बीच में है सी, और ए सी और बी सी एक दूसरे के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, एक आकृति खींच कर इसे स्पष्ट कीजिए। आकृति खींच के इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए देखिए हम इसको समझाते हैं। देखिए जब आप इसको वीडियो देखिएगा ना, तो कॉपी और किताब लेके बैठिएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं बोर्ड में। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, बोर्ड में बनाते हैं। हमको सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन कहता है कि एक रेखा है। ठीक है, ए बी एक रेखा है। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींच दिए ए बी। ठीक है, क्या खींच दिए, ए बी। चलिए इस रेखा का नाम रख दिए ए, इधर रख दिए बी।
एक तरफ ए एक तरफ बी, ठीक है। इसका मध्य बिंदु है सी, क्या है, मध्य बिंदु है सी। किताब कहता है कि इसका एक बिंदु है, इसमें एक बिंदु स्थित है सी है, जहां ए सी और क्या बी सी एक दूसरे के बराबर, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए सी बराबर आपका बी सी, यानी ए सी और बी सी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। किताब कहता है कि ए सी और बी सी एक दूसरे के बराबर, यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है इसका मतलब ये ठीक बीच में होगा, तो ना दोनों तरफ बराबर होगा। तो आपको सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी, ठीक है। ए सी बराबर 1/2 ए बी आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि ए सी जोड़ बी सी, ए सी जोड़ बी सी, यानी ए सी जोड़ बी सी बराबर क्या होगा, ए बी। लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए बी मिलेगा, ए सी जोड़ बी सी बराबर ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पाते हैं, यहाँ पे क्या है, ए सी बराबर बी सी, तो यहाँ देखिए ए सी को रख दिए, ये बी सी को हम लोग ए सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी और बी सी बराबर है, तो बी सी के बदले में ए सी लिख दिए, ए सी को रख दिए, ठीक है, बराबर हो गया आपका ए बी, ठीक है। अब देखिए ए सी और ए सी कितना हो गया, 2AC लिख सकते हैं ना, एक ए सी 2 AC बराबर हो गया इधर आपका ए बी, ठीक है। ए सी 2AC। अब देखिए तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए सी बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी, ये 2 इधर है, गुना में है, इस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना, तो 2 गुना में इधर भाग हो गया, यानी ए सी बराबर हो गया 1/2 ए बी। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ्ड, ये हो गया आपका 4 नंबर का प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर को, देखते हैं हम लोग 5 नंबर को, ठीक है। बोलते प्रश्न 4, अभी प्रश्न 4 को जो बनाए हम लोग, बोलते सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, यानी सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, अभी बनाए हम लोग। बोलते सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। आपको सिद्ध करना है कि किसी भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है, 2 या 3 मध्य बिंदु नहीं हो सकता है। कोई भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होगा ना, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है। यानी ए बी एक रेखा है जिसका मध्य बिंदु सी है, ठीक है। सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बोर्ड में सिद्ध करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं 5 नंबर का हल करते हैं, ठीक है। बोलते ए बी एक रेखा है, तो देखिए हम लोग खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं ए बी, ठीक है। चलिए देखिए अब मान लीजिए एक रेखा है, क्या है, एक रेखा, थोड़ा बड़ा करके खींच लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक तरफ ए है और इधर क्या है आपका बी है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं सी, मध्य बिंदु क्या मान लिए सी, और एक ठो मध्य बिंदु मान लेते हैं डी, यानी सी को भी मध्य बिंदु मान लेते हैं और डी को भी इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मान लिए कि सी भी मध्य बिंदु है, डी भी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 2 मध्य बिंदु माने हैं, तो पहले सी को मान लेते हैं, माना, ठीक है, मध्य बिंदु, माना मध्य बिंदु माना मध्य बिंदु आपका सी है, क्या है, सी आपका मध्य बिंदु। यदि सी मध्य बिंदु है, सी यदि ठीक बीच में है, इसका मतलब जितना ए सी होगा उतना बी सी होगा ना, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी आपका हो जाएगा ए सी बराबर सी बी, यानी ए सी और सी बी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। यदि सी मध्य बिंदु है तो ये बराबर होगा, ठीक है। यदि ये बराबर है, अब देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसीलिए कि ए सी जोड़ सी बी, ए सी जोड़ सी बी बराबर क्या होगा आपका ए बी, होगा ना, ए सी जोड़ सी बी बराबर ए बी। अब देखिए यहाँ ए सी को रख दिए जोड़, यहाँ पे देखिए ए सी और सी बी एक दूसरे के बराबर है, तो सी बी के जगह में हम लोग ए सी लिख सकते हैं, सी बी के जगह में ए सी लिख सकते हैं, ए सी सी बी बराबर है, बराबर इधर हो गया आपका ए बी, ए सी कितना हो गया 2AC बराबर हो गया आपका ए बी, ठीक है। तो हम इसको उल्टा दे सकते हैं, इसको इधर लिख दिए, ए बी बराबर हो गया आपका 2AC, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको रहने दीजिए। अब देखिए डी को मध्य बिंदु मान लेते हैं, फिर देखिए मान लेते हैं, माना मध्य बिंदु आपका क्या है, ठीक है, मध्य बिंदु मान लेते हैं डी को।
यदि आपका डी मध्य बिंदु है, डी यदि मध्य बिंदु है, इसका मतलब जितना AD उतना BD होगा, यानी जितना AD बराबर हो जाएगा आपका DB या BD जो बोलिए, AD और DB एक दूसरे के बराबर होगा। यदि ये मध्य बिंदु है तो बीच में है, तो जितना इधर उतना इधर बचेगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखिए तो इसको AD जोड़ DB, यानी AD जोड़ DB बराबर AD जोड़ DB बराबर क्या होगा, AB होगा ना। तो देखिए तो AD को रख दिए, ठीक है। जो यहाँ BD और AD बराबर है तो BD के बदले में हम लोग AD लिख सकते हैं, बराबर हो गया आपका AB। AD कितना हो गया, AD 2AD बराबर हो गया आपका AB। अब इसको पलट देंगे तो इधर AB रख देते हैं, AB बराबर हो गया आपका AB होगा, या AB को इधर कर, AB बराबर हो जाएगा 2AD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको मिला AB बराबर 2AC, यहाँ पे मिला AB बराबर 2AD। तो यहाँ लग रहा है ना कि दोनों एक दूसरे का विरोध है, या तो AB बराबर AC होगा, AB बराबर या तो 2AC होगा, या तो AB बराबर 2AD होगा। दो में से एक ही ना होगा, या तो ये सही है या तो ये सही है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही सही है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, विरोधाभास को प्रकट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का विरोध है, या तो ये सही है या तो ये सही है, यानी दोनों में से एक ही आपका सही है। इसीलिए किसी रेखा का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों कथन एक दूसरे का विरोधी है। क्या है, दोनों कथन एक दूसरे का विरोधी है, ठीक है। दोनों कथन एक दूसरे का विरोधी है, अतः ठीक है, किसी भी रेखाखंड का केवल, ठीक है, एक और एक ही क्या होगा, मध्य बिंदु, एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, दो नहीं होगा। दोनों एक दूसरे का विरोध है, क्या या तो ये सही है या तो ये सही है, तो दोनों में से एक ही सही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों कथन एक दूसरे का विरोधी है, अतः किसी भी रेखाखंड का केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। ये आपका हो गया 4 नंबर, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए आपने ये 5 नंबर हो गया आपका ये। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर को। देखिए बच्चों, अब देखिए 6 नंबर में देखिए आकृति दिया हुआ है ना। तो आकृति 5.10 ये आकृति है आपका। बोलते यदि AC बराबर BD, यानी AC और ये BD एक दूसरे के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, यानी आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम लोग बोर्ड में बनाते हैं, उसके बाद इसका हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 6 नंबर आप हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर में बोलता है, यहाँ पे दिया है आपका, क्या दिया हुआ है, दिया है किताब ही कहता है, किताब आपका कहता है कि AB, क्या लिखा हुआ है कि AC और BD बराबर है। AC यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी AC बराबर आपका BD, AC और BD एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि आपको सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर CD, यानी AB बराबर CD, ये आपको सिद्ध करके दिखाना। बोलता है AC यहाँ से लेकर यहाँ तक AC और यहाँ से लेकर यहाँ तक BD दोनों बराबर है। आपको सिद्ध करना है कि AB और CD दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है ना कि AC बराबर BD, AC और BD एक दूसरे के बराबर है, ये दिया हुआ है। अब देखिए तो AC को यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है ना। AC को हम लोग AB जोड़ BC लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB जोड़ BC लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार देखिए BD यहाँ से यहाँ तक है, BD को हम लोग BC जोड़ CD लिख सकते हैं, BC जोड़ CD बराबर BD, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं BC जोड़ CD,
लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ बी सी इस पार भी है, बी सी इस पार भी है। यहाँ पे देखिए तो हम लोग ए बी को रहने दीजिए बराबर, इधर देखिए बी सी जोड़ सी डी है। यहाँ देखिए ए बी सी को उठा के इस पार कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी होगा ना। इस बी सी को उठा के इस पर, यहाँ देखिए बी सी आपका खत्म हो गया था। क्या बचा इधर, ए बी बराबर क्या बच गया आपके पास, ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी आ गया ना, ए बी बराबर सी डी ये प्रूव करना था आपको। ए बी बराबर सी डी आपको मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। बहुत छोटा हिसाब है, ठीक है, एकदम आसान है, छोटा भी है आसान भी है। आप इसको अच्छे से देखिए, समझ में यदि कहीं दिक्कत है तो वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अब देखिए हम लोग बनाएंगे 7 नंबर को। चलिए बच्चों 7 नंबर देखते हैं। यूक्लिड, इसमें कहता है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ है अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ठीक है। यानी 5 जो अभिगृहित या 5वां अभिगृहित जो दिया है यूक्लिड ने, उसको सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5वां अभिगृहित। तो 5 में क्या कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। देखिए पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए एक कलम है आपका, क्या है ये, कलम है, ये पूर्ण कलम है, ठीक है। इसका एक भाग यदि मान लीजिए इसको हम छुटा दें तो एक भाग हो गया है। तो ये जो पूर्ण है, ये पूरा जो कलम है इस भाग से हमेशा बड़ा होगा ना। पूर्ण अपने भाग से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा ये, ठीक है। कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोई चीज़ है, ठीक है, इसको हम 4 टुकड़ा कर देंगे, ये पूरा हो गया, एक भाग है, ये पूर्ण है, पूर्ण है। अब मान लीजिए इसका एक टुकड़ा यदि हम काट लें, ऐसे काट लेंगे ये टुकड़ा, तो क्या ये टुकड़ा से हमेशा ये पूरा टुकड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। ये टुकड़ा से ये पूरा टुकड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। या फिर कोई भी एक टुकड़ा को मान लीजिए ऐसे है, इसका एक टुकड़ा हम इसको काट के निकाल लेते हैं, ठीक है। ये टुकड़ा आपका काट के हम निकाल लिए, तो ये टुकड़ा से हमेशा ये क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जो पूर्ण है इस अपने ही किसी एक भाग से क्या होगा, वो बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। यही चीज़ कहता है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व के लिए यह सामान्य अवधारणा, ठीक है कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। कोई भी पूर्ण जो है, ये जो टुकड़ा है अभी बताए हम कि इसका एक टुकड़ा यदि हम लेंगे, एक भाग लेंगे, तो ये भाग जो है, ये भाग से हमेशा ये पूरा टुकड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। कोई भी चीज पूर्ण अपने एक भाग से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपका खत्म हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।